सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये ऐसा पहला व्लॉग है मेरा जिसको मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करूँगा। इसके पहले मैं जो भी व्लॉग्स बनाता था, छोटी मोटी क्लिप्स बनाता था, अपने डे टू डे वर्क को शूट करता था, वो बेसिकली अपने पास ही रखता था, कहीं अपलोड नहीं करता था। तो ये पहला मेरा ऑफिशियल व्लॉग होने वाला है जिसे मैं कहीं पर अपलोड करूँगा। बेसिकली मैंने सोचा यही है कि मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करूँ। कंटेंट ऐसा क्या है ना कि अभी फ़िलहाल मेरी स्टडीज़ ही चल रही हैं, कुछ जॉब्स की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो ये जो एज है मेरी, इस एज में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी रियल पोटेंशियल को पहचानने में कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, तो मुझे भी उसी फील्ड में जाना था। बट हाल ही में कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि पता नहीं क्यों मेरी रुचि थोड़ा-सा कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा जा रही है। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो अगर किसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का, तो उसमें इतने बच्चे बैठते हैं ना कि अगर उसका आप सक्सेस रेशियो निकालोगे, तो 5-10% तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लाखों बच्चे अराउंड, अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ या कंट्री लेवल की बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो जितने बच्चे भरते हैं फॉर्म और जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, जितनी वैकेंसीज़ होती हैं, उसका अगर रेशियो निकाला जाए, तो 1% से भी कम, अराउंड 0.4 0.5% बच्चों को ही केवल जॉब मिलती है। अभी इस बार मैंने यूपी ट्रिपल एस सी जेई का फॉर्म भरा था, उसमें 5 लाख बच्चे बैठे थे। और 5 लाख बच्चे किस फॉर्म के, कितनी सीट के लिए बैठे थे? मात्र 2000, मैक्स टू मैक्स 2000 सीटों के लिए बैठे थे वो। तो गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, बट ये भी है कि अगर लगन से लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो एक ना एक दिन मिल ज़रूर जाएगी। वो भी जुआ जैसा ही है, मिले ना मिले वो डिपेंड करता है मेहनत पे आपके। लेकिन एक चीज़ ये है ना कि मैंने सोचा कि अगर मान लो कि कोई मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पूरा दिन रात लगा दिया है, उसके बाद भी अगर उसको क्या पता सक्सेस ना मिले तो? उसने 3 साल 4 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे लगा दिए उसमें। अगर उसके बाद उसको सक्सेस नहीं मिली तो? अभी कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसने मेरे को बताया कि कोई है उसके नोन में, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, 4 साल तैयारी की उन्होंने, उसके बावजूद उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। अब वो परेशान इस बात को लेकर के हैं कि 5 साल 4 साल बीत चुके हैं, मैं अपने रिज्यूमे में क्या लिखूँ? अब वो इस चिंता में हैं कि अगर वो प्राइवेट जॉब की तरफ अब जाना चाहें भी, तो वो अपने रिज्यूमे में लिखें क्या? क्या किया उन्होंने इस 4 साल में? अगर कोई कंपनी या कोई प्राइवेट सेक्टर उन्हें सिर्फ जॉब देना चाहे, तो रिज्यूमे में अगर सिर्फ ये देखे कि हाँ, इस बंदे ने 4 साल तैयारी की है यूपीएससी की, तो इससे उसको क्या मतलब है? उसी कंपनी के लिए क्या ये एसेट बनेगा ये? उन्हें तो अगर इससे मतलब होता ना कि अगर इन्होंने कुछ सीखा होता, कोई स्किल पे काम किया होता। आप तैयारी करके भी आओ, हमारे लिए क्या बेनिफिट है उसमें? कंपनियाँ तो यही सोचेंगी, यही बोलेंगी। और अगर गवर्नमेंट जॉब को साइड में रख करके किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहें, तो वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। अभी एक हाल ही का इंसिडेंट है, मेरा एक दोस्त था, उसने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ वो जब इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे हज़ारों बच्चों की भीड़ थी, और कितने पोस्ट के लिए? सिर्फ 10। तो प्राइवेट सेक्टर में भी यही हाल है ऑलमोस्ट। अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो, तो 2-4 पोस्ट के लिए उसमें हज़ारों बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑन कैंपस जाते हो, तो फिर भी हालत ज़्यादा बेटर है। वो देखते हैं कि आप 6 महीने में जो भी सीखे हो, उनके यहाँ ट्रेनिंग पीरियड में आप उसके लायक हो कि नहीं, उस कंपनी के लायक आप उस तरह से काम कर पा रहे हो कि नहीं। अगर उन्हें लगा कि आप एक एसेट नहीं बन पा रहे हो कंपनी के लिए, आप एक लायबिलिटी बन जाओगे, तो वो आपको निकाल देंगे, वो आप पे और पैसा नहीं खर्च करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज थोड़ा हिचकिचाती हैं फ्रेशर्स को जॉब देने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि जब फ्रेशर जब आता है उनकी कंपनी में, तो उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है 6 महीने 7 महीने तक। वो खर्चा आता है कंपनी का अपना खुद का, जिसे कंपनी भरेगी। जो कैंडिडेट है उससे पैसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई एक्सपीरियंस बंदा आता है उनके यहाँ जॉब करने के लिए, तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतना, उसे आता है काम। तो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें मारा-मारी है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है।
एक सेक्टर जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो है कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं पैसे कमाने के लिए। कुछ लोग हैं उसमें इच्छा होती है उनकी, मन करता है कंटेंट क्रिएशन का, वो उसमें अच्छे होते हैं। कुछ लोग गैजेट्स रिव्यू करते हैं जो टेक रिव्यूअर्स होते हैं, कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग कॉमेडी सीन्स करते हैं, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन के लिए, डे टू डे इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ कुकिंग के लिए। अलग अलग तरह के चैनल्स हैं यूट्यूब पर भी। मैंने भी सोचा कि अगर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है इसकी तरफ तो क्यों ना इसे भी एक ट्राई दिया जाए। साल बर्बाद करने से मतलब, प्रिपरेशन तो मैं करूँगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट साथ ही साथ एक पैशन के तौर पे मैं इस चीज़ को भी आजमाऊँ। हालांकि ये चीज़ मैं बहुत पहले ही शुरू कर चुका होता, बट कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। कैमरे को फेस कर पाना सबके बस की बात नहीं होती। कैमरा फेस करना, स्टेज पर जाके परफॉर्म करना, पब्लिक के सामने शूट करना, हिचकिचाहट थोड़ी होती है। पहले कोरोना के टाइम पे जब टिकटॉक बहुत फेमस हुआ था, मैं सोचता था कि यार ये लोग रोड पे खड़े होकर शूट कर रहे हैं, थोड़ी अजीब सी हिचकिचाहट नहीं होती क्या इन्हें, कैसे कर लेते हैं ये लोग, मतलब वो क्या बोलेगा, वो देख रहा है वो क्या बोलेगा, ये होता था मेरे मन में भी। उस समय तो मेरी कंडीशन ये थी ना कि अगर मुझसे कोई कह दे कि भाई तू अपना सेलफोन निकाल और पब्लिक में बस एक सेल्फी ले ले, मैं वो भी नहीं कर पाता था। धीमे धीमे एज के साथ, टाइम के साथ वो हेजिटेशन तो चली गई, बट शायद थोड़ी सी ये वाली रह गई। फिर मैंने सोचा थोड़ा बैठ करके कि अगर मैं ये हेजिटेशन अपनी एज इट इज़ रहने देता हूँ अपने अंदर, इसमें नुकसान किसका होगा, मेरा या उन 4 लोगों का? किसका? ऑब्वियसली मेरा। वो 4 लोग तो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। ये फील्ड एक ऐसी है ना, स्टार्टिंग में आस पड़ोस के लोग, नेबर, रिलेटिव्स बहुत अपोज करते हैं इस चीज़ को, कह रहे हैं क्या कर रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, वीडियोस बना रहा है, 6 साल पढ़ा लिखा करके इतने पैसे जला करके कोई मतलब नहीं हुआ इसके पीछे, यही सब कर रहा है, क्या ही कमा लेगा। तो होता क्या है ना, देखिए अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कैमरा खोला और चालू कर दिया। बिना किसी स्क्रिप्ट के ऐसे बोल पाना आसान नहीं होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं इसमें कि एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, लेआउट बना लेते हैं कि उन्हें किस टॉपिक पे बात करना है, क्या चीज़ें बोलनी है, वो बना लेते हैं। वो सिर्फ पीछे फ्रेम में कहीं इधर उधर लगा देते हैं, वो देख करके उसे समझ जाते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में बोलना है, ये बोलना है। लेकिन व्लॉगिंग में क्या है कि अच्छा, एक तो व्लॉगिंग क्या होती है कि प्री डिफाइंड होती है कि हमें ये चीज़ें बोलनी है, ये चीज़ें दिखानी है। कुछ व्लॉगिंग ऐसी होती है जिसमें कि रैंडमली बस कैमरा खोला और जो होते जा रहा है बस वो दिखाते जाओ। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके कि डबल डिजिट मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बट वो आज भी बिल्कुल रॉ शूट करते हैं। कभी कभी वो भी कैमरे में चुप हो जाते हैं कि क्या बोलूँ अब, क्या बताऊँ अब। ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि क्या बताऊँ, मतलब जो नॉर्मली हो रहा है उनके सामने वही बताते हैं वो। कुछ होते हैं कि पटर 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 बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो आदमी कैमरे में इतना कैसे बोल सकता है बिना किसी स्क्रिप्ट के? या तो कुछ इवेंट चल रहा हो आसपास तब तो बोले भी, लेकिन जब कुछ नहीं चल रहा है, बस कैमरे के सामने बैठे हुए हो, तो कोई कितना ही बोल सकता है। तो यही है। तो इस वीडियो को फ़िलहाल मैं एडिट करूँगा। ऑब्वियसली एडिटिंग भी सीखनी ही पड़ेगी, अगर यूट्यूब पे आना है तो वीडियो एडिटिंग करना। बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी बिगिनर ही हूँ मैं, लेकिन सीखूँगा। तो ये शुरुआत है मेरी इस जर्नी की, ये मेरा पहला ब्लॉग है। हो सकता है बहुत अच्छा ना हो आज के टाइम के हिसाब से, शायद यही ब्लॉग अगर मैं 7 साल, 8 साल या 10 साल पहले अपलोड करता तो शायद उस समय के हिसाब से ये पहला ब्लॉग के तौर पे ठीक होता। नॉर्मल सा कैमरा है, कोई बहुत बेहतर माइक नहीं है, यही मेरा माइक है, ये रियलमी का TWS1 है, इसी से शूट हो रहा है। और एक मेरा ये फ़ोन है मोटरोला का। तो ठीक है, इसको एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, देखता हूँ कि लोगों को ये कैसा लगता है मेरा पहला ब्लॉग। और आप तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।